हम पहले पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का अगला पॉइंट समझेंगे, जो है रक्तचाप, जिसे अपन इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? बीपी। बी यानी कि ब्लड और पी मतलब प्रेशर। ठीक है, रक्तचाप या रक्त दाब भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि रक्तचाप क्या है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां दो प्रकार की हैं, एक धमनी और दूसरी शिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जो कि हम अगले पाठ में देखेंगे, दूसरे पाठ में इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो रक्त वाहिनियां हैं, उनके द्वारा जो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर बाहर की ओर, जैसे मान लीजिए ये कोई रक्त वाहिनी है और इसमें ये रक्त बह रहा है। अब ये रक्त इन की दीवारों पर बाहर की ओर जो दाब लगाता है, इधर और इधर, ये जो दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ये क्या है? रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे धमनियां क्या है। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक ले जाती हैं। देखिए, इसको समझते हैं। जैसे मानव हृदय जो है वो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, उसमें 2 भाग ऊपर वाले आलिंद, ये आलिंद और ये आलिंद। ठीक है, और ये दोनों नीले हैं। ये मान लीजिए यहां पर कोई शरीर के अंग या ऊतक या कोशिकाएं हैं, यहां से शिरा अशुद्ध रक्त आलिंद में लाती है और यहां से नीले में पहुंचता है। फिर यही अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है और फेफड़ों से रक्त इस प्रकार से यहां बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और यहां से रक्त वापस धमनी के द्वारा शरीर के ऊतकों या अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये यहां इसकी बात चल रही है, ये जो धमनी है इसकी बात कर रहा है कि धमनियां वह नलिकाएं जो हृदय से, कहां से? हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती हैं। यानी कि यहां ये जो महाधमनी है जो हृदय से निकल रही है, ये इसमें जो रक्त का दबाव है इसकी बाहर की सतह पर, इसकी दीवार पर, वो ही क्या कहलाता है? अपना ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा फिर आगे इसमें क्या बता रहा है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायलोस्टिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि 2 चीजें आएंगी, सिस्टोलिक एक तो, और एक दूसरा डायलोस्टिक। अब ये क्या है? देखिए, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि मानव के अंदर स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है या रक्तदाब कितना होता है। तो अपन लिखेंगे 120/80, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 120/80। तो ये 120 तो है सिस्टोलिक और ये 80 क्या है? डायलोस्टिक। अब ये सिस्टोलिक और डायलोस्टिक क्या चीज है उसको समझेंगे। पहले अपन बात करेंगे सिस्टोलिक की। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि, यानी कि ये ऊपर की संख्या है 120, इसकी बात कर रहे हैं, ये सिस्टोलिक के लिए है कि धमनियों के दाब को दर्शाती हैं। कौन से दाब को? जिसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनी में रक्त को पंप करती हैं। देखिएगा, यहां हृदय के इस बाएं नीले के अंदर ये जो रक्त है, जब ये हृदय संकुचित होगा, यानी कि यहां इसका आकार छोटा होगा, ये संकुचन करेगा, ठीक है, ये पिचक जाएगा, तो यहां से रक्त जो है वो इस महाधमनी में आ जाएगा। तो उस समय जो दाब लग रहा है, इस धमनी की दीवारों पर जो दाब लग रहा है, जब हृदय में संकुचन होता है इस भाग में, तो उस समय जो दाब लग रहा है वो कहलाता है सिस्टोलिक। ठीक है, जो कि 180 होता है। उसी प्रकार से डायलोस्टिक क्या है? डायलोस्टिक रक्तचाप जो नीचे वाली संख्या है यानी कि 80, ये धमनियों में उस दाब को दर्शाता है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। यानी कि ये वापस जो पहले संकुचन हुआ था, ये हृदय का जो नीचे का जो भाग है जो अपने बाईं तरफ है, तो बायां नीले है। ठीक है, तो बायां नीला वापस शिथिल होगा, यानी कि पूरा फैल जाएगा, सामान्य अवस्था में आ जाएगा। तो उस समय यहां इस महाधमनी में जो प्रेशर है, जो दाब है, वो डायलोस्टिक कहलाता है, जो कि 80 होता है। ठीक है,
तो दो चीजें समझी अपने, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 होता है। 120 क्या दर्शाता है, सिस्टोलिक, और 80 क्या दर्शाता है, डायलोस्टिक। ठीक है, क्लियर। फिर अपन आगे बात करते हैं कि रक्तचाप को मापने के लिए, रक्तचाप का मापन करने के लिए जो उपकरण है ये इंपॉर्टेंट है, उसे रक्तचाप मापी, मापी यानी कि मापने वाला उपकरण, इंग्लिश में इसी को स्फैग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो क्या नाम है, स्फैग्नोमेनोमीटर। ठीक है, ये ऊपर अपने एक डायग्राम के अंदर दिखाई भी गया है। आप जब कभी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने बाजू के ऊपर इस पट्टे को बांध करके और इसमें हवा भरता है ना, यहाँ से, और ये इसमें पारा भरा होता है, और ये पारा जो है ये ऊपर संख्या लिखी होती है, तो यहाँ इससे मापन करता है। तो ये क्या है, स्फैग्नोमेनोमीटर है ये। ठीक है, और डॉक्टर जो अपने हृदय की या फेफड़ों की जो आवाज सुनता है, कान के अंदर जो उपकरण लगाता है, आवाज सुनता है, वो है स्टेथोस्कोप, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, और ये क्या है, रक्तदाब मापने वाला स्फैग्नोमेनोमीटर। चलिए अपन फिर बात करते हैं कि सबसे पहले जो है वो स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़े में मापा था, यानी कि घोड़े का बीपी मापा गया था। किसके द्वारा, स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा सबसे पहले घोड़े का बीपी मापा गया था। और रक्तचाप को परिभाषित किसने किया, ये कापलन जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रक्तचाप यानी कि बीपी को परिभाषित किया, इसकी परिभाषा को बताया, समझाया। अब ये जो बीपी है ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बीपी निम्न हो जाए, निम्न रक्तचाप, या बीपी हाई हो जाए, उच्च हो जाए। अपन कहते हैं ना कि बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया। बीपी लो मतलब कम हो गया, और बीपी हाई का मतलब रक्तदाब ज्यादा हो जाता है। तो यहां इसमें खास बात यह है कि निम्न रक्तचाप जो है, बीपी लो होने के पीछे होने से क्या नुकसान हो सकता है, और बीपी हाई होने से क्या शरीर को नुकसान होता है, क्या हानि पहुंचती है, और ये हाई बीपी किस कारण से होता है। ठीक है, बीपी हाई होने के कारण क्या है वो अपन समझेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं निम्न रक्तचाप की। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण, यानी कि बीपी कम हो जाता है, तो उसे निम्न रक्तचाप कहेंगे। और जब रक्तचाप कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण जो अपने अंग हैं, उनको ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। यानी कि बीपी लो होने पर मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हृदय को नहीं मिलेगी, जो अपनी किडनियां हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जिससे वो अंग काम करना बंद कर देते हैं। और जब ये मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे काम करना बंद कर देंगे तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दूसरा है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। जब धमनियों में अधिक दाब होता है तो उसे अपन उच्च रक्तचाप कहेंगे। और ये कब होता है, क्यों होता है, जब कोई व्यक्ति अधिक चिंता या क्रोध, गुस्सा आता है उसे, या ईर्ष्या की भावना होती है, या भ्रम। ठीक है, इन सब कंडीशन के अंदर उसका बीपी हाई हो जाता है। या फिर अधिक भोजन करने से, मैदे से बने खाद्य सामग्री खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाई, है ना, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से भी बीपी हाई हो जाता है। अब बीपी जो हाई होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है। तो जो जिस व्यक्ति का बीपी हाई है उसे, उस मरीज को, उस पेशेंट को पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें पोटेशियम हो या कैल्शियम हो। ठीक है, तो ये इसको ऐसे भोजन, पोटेशियम और कैल्शियम वाले भोजन उसको लेने चाहिए। जैसे कैल्शियम किसमें होता है, दूध के अंदर। ठीक है, या मैग्नीशियम जो है, ऐसे पदार्थ जिसमें मैग्नीशियम है वैसे भोजन उसको करने चाहिए। दूसरा, उसे रेशे युक्त खाद्य पदार्थ खूब खाने चाहिए। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ को रेफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफेज। यानी कि रेशे युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनका विज्ञान में एक नाम है, उन्हें अपन रेफेज कहते हैं। तो रेफेज का प्रयोग करना चाहिए। फिर है संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए, यानी कि घी का सेवन बंद कर देना चाहिए, बहुत कम घी खाना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं बीपी को कंट्रोल, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। चलिए फिर अपन बात करेंगे नशीले पदार्थों की, यानी कि कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं और उन नशीले पदार्थों का मानव शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव है, उनके बारे में समझेंगे। तो अपन चलते हैं
सबसे पहले अपन बात करेंगे गुटखा। गुटखा जो कि आज के समय सब जो दुकानें हैं सारी जगह ये खूब पाया जाता है, लोग इसका सेवन खूब कर रहे हैं। ये बहुत ही शरीर के लिए खतरनाक है, घातक है। तो गुटखे से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अपन उसकी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, गुटखा जो है, गुटखा खाने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जबड़ा ठीक प्रकार से खुल नहीं पाता है। ठीक है, तो उस समय उस स्थिति को या उस रोग को सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुटखे का सेवन करने से कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण क्या है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उस रोग का नाम लिखिए जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जबड़ा खुल नहीं पाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, और इसके सेवन से जो है वो कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। फिर अगला जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। तंबाकू, टेबेको जिसको कहते हैं अपन। तंबाकू में से दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करनी है। पहली बात यह है कि तंबाकू एक पौधा होता है, तंबाकू का पादप है। इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए या वानस्पतिक नाम क्या है इसका? निकोटिना टोबेकम। ठीक है, निकोटिना टोबेकम। देखिएगा, जो भी वैज्ञानिक नाम है चाहे पौधों के हो या जंतु के हो, उसमें पहला जो शब्द है वो तो उसका वंश होता है और दूसरा उसकी जाति। ठीक है, जैसे मनुष्य का नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो क्या उसका वंश और सेपियंस क्या उसकी जाति। ठीक है, तो वैसे ही तंबाकू जो पादप है उसका वानस्पतिक नाम है निकोटिना टोबेकम। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक, दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से कुल का पौधा है। देखिएगा, पौधों के जो पौधे हैं उनके अलग अलग कुल हैं, जैसे सोलेनेसी है, मालवेसी है, क्रूसीफेरी है, ठीक है, पोएसी है। तो ये इनके कुल हैं। तो यहाँ पर ये सोलेनेसी कुल है। सोलेनेसी कुल जो है उसके अंदर मिर्च जो है वो भी सोलेनेसी कुल में आता है। बैंगन जो सब्जी अपन खाते हैं वो भी सोलेनेसी कुल में ही है। ठीक है, धतूरा, ठीक है, धतूरा जो है वो भी सोलेनेसी कुल का ही पादप है। तो सोलेनेसी कुल का पादप है। और तंबाकू पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसकी पत्तियों के अंदर कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? उसका नाम है निकोटीन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं। देखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? निकोटिएना टोबेकम। तो ये निकोटिएना जो नाम है इसका, यहीं से ये निकोटीन नाम लिया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें निकोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? निकोटिएना टोबेकम। टोबेकम यानी कि टोबेको, तंबाकू। ठीक है ना, ये इसको आप इंग्लिश के यहां से याद कर सकते हो, टोबेको, टोबेकम। ठीक है, और इसमें निकोटीन होता है इसलिए नाम क्या पड़ गया? निकोटिएना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसकी पत्तियों के अंदर जो हानिकारक जो पदार्थ है जिसका नाम निकोटीन है, ये एक प्रकार का एल्केलॉइड है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। फिर अपन यहां इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट जो बात आती है अगली, वो ये है कि तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पाठ में से अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा अपना 3 नंबर का। तो ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहां से निकल करके आ सकता है कि तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां लिखिए। ठीक है ना, तो यहां पर हम ये जो 4 बिंदु इसने पुस्तक में अपने बने हुए हैं, ठीक है, अपन को इसी प्रकार से पॉइंट बना करके लिखना है कि तंबाकू से क्या क्या हानि होती है। तो पहले अपन पहले पॉइंट की बात करेंगे। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या नुकसान है, इससे क्या हानि है कि तंबाकू में निकोटीन होता है और ये निकोटीन धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है। अभी अपने रक्तचाप पढ़ा था, उसमें जो धमनियां हैं, धमनियों की जो दीवार है ये मोटी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मोटी हो गई और ये जब मोटी हो जाएंगी तो उससे रक्त दाब व हृदय की स्पंदन की दर, यानी कि जो अपनी हृदय जो धड़क रहा है, हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि रक्तदाब बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी और हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। तो ये अपना एक इसका नुकसान है तंबाकू का। फिर है गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण, यानी कि गर्भवती जो महिला है उसके गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, जो शिशु है, उसका विकास धीमा पड़ जाएगा, उस भ्रूण का विकास नहीं होगा, शिशु जो है वो कमजोर पैदा होगा। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, वो है सिगरेट के धुएं में, यानी कि सिगरेट के अंदर भी क्या है, तंबाकू है, ठीक है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट जब जलती है तो उसमें जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO, ठीक है। कार्बन, सी का मतलब कार्बन, और मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। क्या है एक, ऑक्साइड, यानी कि एक ऑक्सीजन है, एक होता है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ठीक है, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी कि अपने रक्त के अंदर क्या है, जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, उनको नष्ट कर देगा। और जब आरबीसी नष्ट हो जाएंगी तो आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को लाना ले जाने का काम करती हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने तंबाकू जो है उसके नुकसान हानि जो है उनको समझा, उनके बारे में पढ़ा। फिर अपन बात करेंगे, अगला जो नशीला पदार्थ है वो है मदिरा, जिसे अपन एल्कोहल कह सकते हैं या शराब, ठीक है। शराब बोल दीजिए या मदिरा बोल दीजिए, ये इसमें क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो शराब के अंदर कौन सा एल्कोहल होता है, एल्कोहल मुख्यतः एक तो एथिल एल्कोहल होता है, एक मेथिल एल्कोहल होता है। तो शराब जो पीने वाली शराब है उसमें एथिल एल्कोहल होता है। कौन सा, एथिल। एथिल का मतलब होता है दो कार्बन, देखिएगा यहाँ पर कार्बन दो लिखा ना, तो ये एथिल है, ठीक है। मेथ, मेथ का मतलब कहता है एक कार्बन, ठीक है, जैसे कार्बन एक है तो ये मेथ, ठीक, कार्बन दो है तो ये एथ, तो ये पड़ गया इसका नाम एथिल एल्कोहल, ठीक है। आगे एक अपना पार्ट भी आएगा कार्बन के बारे में, तो वहां अपन देखेंगे इसको दोबारा। तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये फार्मूला यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मदिरा जो है एथिल एल्कोहल का सूत्र लिखिए, है ना, तो उसका सूत्र क्या है, C2H5OH होता है। तो यहां जो मदिरा जो सेवन करता है व्यक्ति, शराब पीता है, उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो अपन समझेंगे। तो इसके लिए भी अपन ने यहाँ पर, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, परंतु अपन 4 जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो अपन 4 पॉइंट देखते हैं। पहला, मदिरा का सेवन करने से स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या कुप्रभाव पड़ता है, क्या हानि या क्या नुकसान होता है, उसकी बात कर रहे हैं। मदिरा पान से, यदि मदिरा पीने से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा, यानी कि अपन जो जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसके शरीर के अंदर एल्कोहल रक्त में घुल जाएगी और वो यकृत में पहुंच जाती है, यकृत यानी कि लीवर के अंदर पहुंच जाती है। और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को जो यकृत है, लीवर है, वो एसिटेल्डिहाइड में बदल देता है, ठीक है। और ये एसिटेल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है। देखो अपन कई बार देखते भी हैं, अखबार में आता है या सुनते भी हैं कि शराब पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि वो जो अगर अधिक शराब का सेवन करेगा तो वो एल्कोहल जो है वो एसिटेल्डिहाइड में बदल जाएगा, और एसिटेल्डिहाइड एक प्रकार का जहर है, विषैला पदार्थ है, ठीक है। जहर का निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, यानी कि व्यक्ति ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाता है ना, तो जिससे उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण यानी कि कमजोर हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। एक अपना 20 का जो पार्ट आएगा उसके अंदर यह आएगा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित है, तो वहां भी ये एल्कोहल का पॉइंट दोबारा आएगा, ठीक है ना। जो शराब का सेवन करके हमें गाड़ी या वाहन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो अपन वहां भी देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि एल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी, स्मरण क्षमता मतलब क्या, याददाश्त, ठीक है, स्मरण का मतलब क्या था, याद करना, याददाश्त, तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है वो है इसके प्रभाव से वश्य यकृत रोग हो जाता है, यानी कि जो लीवर है उसमें वश्य यकृत रोग होता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि वश्य यकृत रोग किसके कारण होता है, तो वश्य यकृत रोग किसके कारण होता है, मदिरा के सेवन करने से, ठीक है, शराब पीने से होता है। फिर अपन आगे बात करेंगे नशीले पदार्थों में अफीम, ठीक है, अफीम की बात करेंगे। अफीम का एक पादप होता है, अफीम का पौधा होता है, जिस प्रकार से तंबाकू का पादप है वैसे ही अफीम का पादप है। और अभी अपन ने बात की थी तंबाकू का वैज्ञानिक नाम जो है वो निकोटिना टोबेकम है,
उसी प्रकार से अफीम का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर इसका वंश है, सोमनीफेरम इसकी जाति है। ठीक है, मैंने क्या बताया, वैज्ञानिक नाम जब भी आएंगे तो दो उनमें दो शब्द होंगे। पहला जो शब्द है पूरा वो तो क्या है, उसका वंश होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, उसकी जाति को दर्शाता है। तो पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो ये अफीम का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है। अब दूसरी बात ये कि ये अफीम पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। और कच्चे जो फल होते हैं, ठीक है, उनके दूध से प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ आगे एक डायग्राम है, उसको अपन देखते हैं। ये रहा, ये अफीम का फल। ठीक है, ये जो कच्चा फल है इसमें चाकू से या किसी नुकीले ठीक है औजार से यहाँ इसमें कट लगा देते हैं, इसको चीर देते हैं। अफीम की खेती की जाती है। तो जो किसान है अफीम की खेती कर रहा है, वहां ये इसको यहाँ से चीर देगा और चीरने से यहाँ इसमें लेटेक्स निकलेगा, दूध निकलेगा और ये सूख जाता है और इसके सूखने से ही अफीम प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या बात कर रहे थे कि इसके कच्चे फल से, दूध से, उसको सूखने से अफीम प्राप्त होता है। अब अफीम के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। जैसे तंबाकू में अपन ने बात की थी, तंबाकू में निकोटीन होता है, वैसे ही अफीम के अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अफीम में पाए जाने वाले किन्हीं 2 या 3 4 है ना एल्केलॉइड के नाम लिखो। तो हमें ये 3 4 नाम याद करने हैं कि एक तो मोर्फिन होता है, एक कोडीन, एक निकोटीन, यानी कि निकोटीन इसमें भी पाया जाता है, एक सोमनीफेरिन। देखो नाम सोमनीफेरिन कहां से पड़ा, ये रहा सोमनीफेरम, है ना। तो ये सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन, ये यहां से इसको याद कर सकते हैं। एक इसमें होता है पेपेवरिन। तो पेपेवरिन नाम कहां से पड़ा, ये रहा इसका वंश जो है पेपेवर। ठीक है, इससे इसका नाम पड़ा पेपेवर। तो पेपेवरिन, ये प्रमुख एल्केलॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और मोरफिन तथा कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। यानी कि ये नशीला पदार्थ तो है ही है, अफीम जो है नशीला पदार्थ है, परंतु ये दर्द निवारक दवाइयां जो बनती हैं डॉक्टर के पास, जो अपने जब बीमार होते हैं तो अपन कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो हमें वो पेन किलर, दर्द निवारक जो दवाई देता है, वो दर्द निवारक जो दवाइयां हैं उसके अंदर मोरफिन और कोडीन होता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि दर्द निवारक दवा बनाने के लिए कौन से एल्केलॉइड का प्रयोग किया जाता है? तो मोरफिन और कोडीन का प्रयोग किया जाता है। और मोरफिन और कोडीन कहां से प्राप्त करते हैं? अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं। कौन से भाग से? पौधे के कच्चे फलों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे इसमें देखते हैं। इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये जो अगला पॉइंट है इसमें कि अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं। अन्य नशीले पदार्थों की बात करेंगे। अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD। देखिए मैंने बताया था कि अपन को फुल फॉर्म आएंगी कुछ, तो ये LS और D, ठीक है ना। इसका पूरा नाम हमें याद करना है। LSD का पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ठीक है, तो ये सीधा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि LSD का पूरा नाम लिखिए। तो आप रजिस्टर के अंदर ये जितने भी फुल फॉर्म है, पूरे नाम है, उनको आप अलग से लिख लीजिएगा और उनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना। LSD का पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये भी नशीला पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नशीले पदार्थ जो है इनके सेवन से दुष्प्रभाव है, वो शरीर पर उसके बीमारियां, मानसिक कमजोरी, ठीक है ना, शारीरिक कमजोरी वो होती हैं। फिर अपन आगे बात करेंगे दवाओं का दुरुपयोग। देखिए दवा तो वैसे अपन जब डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हमें वो ठीक करने का काम करती हैं, लेकिन कई वो व्यक्ति जो है वो दवाओं के आदी हो जाते हैं या फिर दवा का उपयोग वो नशे के लिए करने लग जाते हैं, तो वो दवा का क्या कहलाएगा? दुरुपयोग कहलाएगा। यानी कि दवा को नशे के रूप में काम में लेना शुरू कर देते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें काम में लेते हैं? जैसे हेरोइन है, ठीक है ना, अफीम है, शराब है, गांजा है। तो ये तो डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है, डॉक्टर के पर्चे पर जो लिखी होती है, जैसे उसमें मोरफिन भी है, ठीक है, पेथेडिन है, बिप्रीनोफिन नोरफिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम। ठीक है ना, ये जिपाम, डाइजिपाम और ये नाइट्राजिपाम, ये बहुत ही खतरनाक और दवाइयां हैं जिनका प्रयोग यदि व्यक्ति लंबे समय तक करेगा तो वो इनका आदी हो जाएगा और इनको नशे के रूप में इनका प्रयोग करता है। एक स्मेक का प्रयोग भी नशे के लिए किया जाता है। फिर अपन देखेंगे कि यहां जो कुछ बच्चे, कौन से बच्चे जो सड़कों पर पलते हैं, सड़क किनारे रहते हैं,
तो वहां बच्चे जो है वो भी अन्य पदार्थों से नशा करने लग जाते हैं, जैसे थिजर है, ठीक है, पेट्रोल है, सोलवेंट है, तो ये सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से नेल पॉलिश है, ठीक है, ये इरेजर है, मार्कर्स है, करेक्शन फ्लूइड है, गैसोलीन है, इनकी स्मेल को, इन पदार्थ की स्मेल को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं और ये नशा करते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। अब अपन बात करेंगे इस पार्ट का जो अंतिम पॉइंट है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। इस पार्ट के अंदर 4 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य सामग्री है, अपन खाते हैं, तो उसके अंदर यदि मिलावट कर दी जाए तो अपने शरीर के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव उसका होगा, कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, मिलावट की जाती है, वो इसमें खास बातें हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखेगा यहां पर अपन सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक्स जिसको अपन शीतल पेय पदार्थ कहते हैं, शीतल पेय पदार्थ जो गर्मियों के अंदर लोग खूब पीते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है शरीर के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन, डीडीटी, ठीक है, मेलेथियन, ठीक है, ये पदार्थ जो है ये मिलाए जाते हैं। और उसके आगे जो उसमें खास बात जो है, कोल्ड ड्रिंक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, उनको अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बनता है वो आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल मिलाते हैं। और ये क्या करता है, दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। ये इतना खतरनाक है फॉस्फोरिक अम्ल कि लोहे को भी गला सकता है। यानी कि लोहा जो होता है, अगर उसको फॉस्फोरिक अम्ल में डाला जाए तो लोहा भी गल जाएगा, इतना खतरनाक है। तो अपने दांत जो है वो खराब हो जाते हैं फॉस्फोरिक अम्ल के कारण, जिसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं। इसी तरह इसमें दूसरा जो पदार्थ मिलाते हैं वो है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है, इसको मीठा जहर भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले किस पदार्थ को मीठा जहर कहा जाता है। मीठा जहर किसे कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर और भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे बोरिक, एरिथोबोरिक, ठीक है, एरिथोर्बिक, बेंजोलिक, बेंजोइक एसिड, ये इसके अंदर और पदार्थ मिलाते हैं। ये एसिड होने के कारण ये इसके अंदर अम्लता, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जलन, खट्टी डकार, है ना, ये सारी इसमें नुकसानदायक चीजें इसमें होती हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 पीपीएस शीशा, शीशा यानी कि लेड मिलाते हैं, ठीक है। शीशे को अपन लेड कहते हैं। शीशे का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीबी, पीबी यानी कि शीशा या लेड, ये मिला जाता है, ठीक। ये तो अपन बात हुई किसकी? कोल्ड ड्रिंक्स की। अब अपन आगे अन्य जो पदार्थ हैं उनकी बात करेंगे, जैसे दूध के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, ठीक है। आजकल दूध के अंदर भी खुद खूब मिलावट चल रही है। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट सोडा, डिटर्जेंट सोडा यानी तो वॉशिंग पाउडर आता है, कपड़े धोने का पाउडर, ठीक है, धोने का सोडा जिसको कहते हैं, वो मिलाते हैं, ठीक है। ये पोस्टर कलर है, रिफाइंड तेल, और इसी प्रकार से रिफाइंड तेल जो है उसके अंदर भी मिलावट की जाती है। ये सारी चीजें जो है ये अपने मिलावट के अंदर आती हैं। फिर आगे अपन बात करेंगे जो मिलाने वाली चीजें हैं खास, उसमें सरसों, सरसों का जो तेल है, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी एक पौधा होता है जिसका नाम क्या है? आर्जिमोन। तो सत्यानाशी के बीज है, उनको पीस करके सरसों के तेल में मिला देते हैं, तो आर्जिमोन, उसका नाम क्या है? आर्जिमोन, ठीक है। या पाम ऑयल, ठीक है, पाम पौधा है एक, उसका ऑयल मिला देते हैं। इसी प्रकार से घी के अंदर मिलावट करते हैं। मिर्च पाउडर के अंदर ईंट का चूरा मिला देते हैं। सौंफ, सौंफ जो अपने काम में लेते हैं, उसके ऊपर कृत्रिम रंग चढ़ा देते हैं। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट, ठीक है, पीले रंग का होता है, या पीली मिट्टी मिला देते हैं क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है। धनिया और मिर्च के अंदर भी गंधक मिला देते हैं। काली मिर्च जो है उसके अंदर पपीते के बीज, पपीता जो है उसके बीज काली मिर्च जैसे होते हैं, उसकी मिलावट कर देते हैं। और फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए, जो मार्केट में फल और सब्जियां जो है उनका रंग बिल्कुल सही रहे, चटक रंग हो, चमकीला रंग हो, उसके लिए रासायनिक इंजेक्शन देते हैं, या ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर का विलेन का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये थोड़ा इनको देख लेना। एक इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है सफेदी के लिए गोभी पर, यानी कि जो फूल गोभी है जो सफेद रंग की होती है, तो फूल गोभी के ऊपर सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? Ag
NO3, ठीक है, AgNO3 सिल्वर, Ag का मतलब क्या है, सिल्वर चांदी, और नाइट्रेट NO3, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं जो फूल गोभी है उसको अधिक सफेदी के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं और उनके अंदर क्या कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं और मिलावट की जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस पहला जो चैप्टर है उसके अंदर जो 4 पॉइंट थे उन चारों पॉइंटों को समझा, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको आप दोबारा देख लेना, उसमें वही बातें आएंगी जो यहाँ पहले अपन ने पढ़ी हैं। तो उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझेंगे, यानी कि पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना है, उसके बारे में अपन जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।